नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक भाई HSSC सीटी 26 जुलाई को जो पेपर हुआ था भाई, 26 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था भाई, उसकी 2 वीडियो सॉल्यूशन की हमने अपलोड कर लिए हैं भाई। थर्ड वीडियो के बारे में डिस्कशन करेंगे भाई। थर्ड वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन अब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे भाई। स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। फिर हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मीन्स 21 नंबर क्वेश्चन है भाई। क्या कहता है भाई, हरियाणा को पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने हेतु किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था? किसका किया गया था भाई? Which article was used to establish हरियाणा as a separate state? अनुच्छेद 3 का किया गया था भाई। मतलब बी ऑप्शन इसका ठीक है भाई, अनुच्छेद 3 का किया गया था भाई। नेक्स्ट है भाई, पिंजौर या यादवेंद्र गार्डन किस वास्तुकला शैली के उदाहरण है? या किस वास्तुकला शैली के ऊपर बनाए गए हैं भाई? जो पिंजौर गार्डन है भाई, वो मुगल शैली पर आधारित है। किस पर है भाई? मुगल शैली पर आधारित है। मतलब इसका भी जो ऑप्शन है वो बी ठीक है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर बात करते हैं भाई। हरियाणा में निम्न में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन हरियाणा? हरियाणा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक बॉडी नहीं है। हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा मानव अधिकार आयोग। भाई इसका जो आंसर आएगा वो आएगा भाई हरियाणा मानव अधिकार आयोग। ये क्या नहीं है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है हरियाणा के अंदर, मीन्स संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, ये गैर संवैधानिक निकाय है भाई। क्वेश्चन नंबर मीन्स इसका जो ऑप्शन है भाई वो डी ऑप्शन ठीक है। क्या है भाई? डी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि अलग वस्तु पहचानिए। देखो, विंडो है, प्रिज्म है, लेंस है, दर्पण है। नीचे वाले जो तीन है वो देखो क्या है? प्रिज्म, लेंस, दर्पण। मतलब ये तीनों क्या होते हैं भाई? ये बोल सकते हैं कि कांच के होते, तीनों के तीनों कांच से संबंधित है। लेकिन जो विंडो है वो कांच की हो तो सकती है, बट विंडो तो अदर भी होती है भाई। अगर दूसरे तरीके से आप ध्यान से देखो तो भाई ये तीनों जो हैं वो हमारे पास लाइट को रिफ्लेक्ट वगैरह करते हैं, बट विंडो के साथ ऐसा नहीं है। वो डायरेक्टली लाइट को क्या नहीं करती भाई? रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ओड वन क्या है भाई? इसके अंदर विंडो है। क्या है? विंडो है। तो ऑप्शन ए इसका क्या है भाई? ठीक है, ए ऑप्शन इसका क्या है भाई? ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर बात करते हैं भाई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एलसीएम पर रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने एलसीएम वाली वीडियो के अंदर भी करवा दिया था भाई, आज से एक हफ्ता पहले। सेम क्वेश्चन है भाई बिल्कुल। क्या दे रखा है? एक संख्या है जो 15, 20 और 25 से विभाजित करने पर 8 शेष छोड़ती है, 500 से बड़ी हो, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी? 500 तक बड़ी, सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित होने पर 8 शेष छोड़ जाओ, ऐसी संख्या देखनी है। क्या कर दो? तीनों का एलसीएम ले लो। 15 के अभाज्य गुणनखंड करो, क्या आएंगे भाई? 3 और 5। ठीक है, 20 के करोगे तो क्या आएंगे भाई? 2 की पावर 2 गुणा में 5। और 25 के आएंगे तो क्या आएंगे भाई? 5 का स्क्वायर।
जो हाईएस्ट पावर्स होती हैं वो ले लो भाई। तो यहाँ आ जाएगा भाई 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 5 की पावर 2। तो मेरे पास ये क्या आ गया, इधर से तो आ जाएगा 100 और गुणा में 3, 300 आ गया भाई। मतलब इनका जो एलसीएम है वो 300 के बराबर है। एलसीएम हो गया जी 300 के बराबर। अब ये देखना है अच्छा दूसरी इससे बड़ी जो संख्या होगी वो क्या होगी भाई, जो इन तीनों से मेरे पास कट जाए। जो भी 300 के हमारे पास गुणज होंगे, मतलब जो भी 300 के मल्टीपल होंगे, गुणज होंगे, वो सारे के सारे इन तीनों संख्याओं से कटेंगे। 300 आ गया, 600 आ गया, 900 आ गया। ठीक है। अब देखो 500 से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या कौन सी है भाई, जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए, वो क्या है, 600 है। और ये शेष हमेशा तीनों को भाग देने के बाद मेरे पास क्या बचता है, 8 बचता है। इसका मतलब 600 प्लस है 8 अगर मैं कर दूं तो वो संख्या नहीं आ जाएगी। और वो क्या हो जाएगी, 600 प्लस 8 मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 608 के बराबर। मतलब बी ऑप्शन मेरे पास क्या है, करेक्ट है। क्या है भाई, बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। ठीक है। अगर डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई आगे चले, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि इफ रीड इज कोडेड एज 94 और 94 भी इस तरीके से 18 इंटू में 5 प्लस 1 इंटू में 4, ये ऐसे नहीं है भाई। 94 इंटू में 18 गुणा 5 प्लस 1 गुणा 4, ये इस तरीके से नहीं है। एक्चुअल में 94 के रूप में कोडेड किया गया है रीड को। और वो कोड किस तरीके से, 18 गुणा 5 और इधर प्लस करके 1 गुणा 4, इस तरीके से किया गया है भाई। ठीक है। ये 94 को इस तरीके से लिखा गया, इस तरीके से कोड किया गया भाई। तो हम मैथ को कैसे कोड करेंगे ये पूछा गया है। बिल्कुल आसान है, ध्यान से देख लो। यहाँ अगर मेरे पास फोर्थ जो नंबर पर है ए है, तो यहाँ इसने एक राइट कर रखा है। अगर डी के बारे में बात करूं तो यहाँ मेरे पास 4 राइट हो रहा है। ई के बारे में बात करें तो मेरे पास 5 राइट हो रहा है। और आर के बारे में राइट करें देखें तो मेरे पास 18 राइट कर रखा है। तो एक चीज ध्यान से देखो भाई, ए बी सी डी राइट कर लो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक के अंदर कितने हैं, 3 3 6 7 8, 8 तिया 24 2 26। ठीक है। एक के अंदर 8 है भाई। ठीक है। अभी ध्यान से देखो भाई, अगर मैं आर की जगह 18 लिखूं तो आर एक्चुअल में है क्या, 8 और 8 16 और 2 क्या आ गया, सॉरी 8 8 16 17 और 18। तो 18 नंबर पर एक्चुअल में आर की क्या दे रखी है यहाँ, जिस नंबर पर वो एबीसीडी के अंदर आता है, अल्फाबेट्स के अंदर आता है, वही उसका नंबर दे रखा है। उसी तरीके से इनको क्या कर रखा है भाई, पहले दो का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, फिर बीच में एडिशन लगा के लास्ट वाले दो का क्या कर दे रखा है, मल्टीप्लाई। तो मैथ के अंदर अगर कोड करेंगे तो आसानी से हो जाएगा भाई। कैसे, एम कितने नंबर पर है, यहाँ 8 हो गया, 9 10 11 12 13, 13 नंबर पर है जी। 13 गुणा में ए मेरे पास कितने नंबर पर है, एक पर है जी, एक आ गया। प्लस में टी मेरे पास कितने नंबर पर है जी, 8 8 16 17 18 19 20, 20 नंबर पर है जी। कितने नंबर पर है, 20 पर है। तो 20 इनटू में, और एच मेरे पास कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर है जी। तो ये आ गया भाई आंसर 13 प्लस मेरे पास 160 है, और कितना आ गया 173 आंसर है भाई। तो आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर डाउट लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करेंगे। संख्या में से अलग पहचानिए, फाइंड द ओड नंबर आउट। बिल्कुल आसान है।
क्या क्या है संख्याएं भाई? 371 दे रखे, 153 दे रखे, 617 दे रखे, 370 दे रखे। ध्यान से देखो, ऊपर वाली जो तीनों संख्याएं हैं वो दो से विभाजित नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये वाली क्या है, दो से विभाजित होती है। इसका मतलब ओड वन क्या है, 370 है, तो क्या आ गया, डी ऑप्शन इसका ठीक आ गया। क्या आ गया भाई, डी ऑप्शन इसका ठीक आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 पर बात करेंगे भाई। इसके अंदर क्या कह रहा है कि मेरे पास 4 इंडिविजुअल PQRS है, ठीक है, सस्पेक्ट्स हैं चोरी केस के। दे मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, उन चारों की ये स्टेटमेंट है, ठीक है। इनमें से कोई एक ही, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज गिल्टी, केवल एक ही दोषी है, और जो दोषी है वो क्या करता है भाई, झूठ बोलता है। एक ही दोषी है और जो दोषी है वो झूठ बोलता है, बाकी सारे क्या करते हैं भाई, जो सभी निर्दोष लोग हैं वो सत्य बोलते हैं। तो इसमें से हमने क्या निकालना भाई, जो गिल्टी वन है, मतलब जो दोषी है उसके बारे में बताना है। चलो एक बार देख लेते हैं भाई, पी क्या कह रहा है। पी कह रहा है कि हमारे पास क्यू गिल्टी है। हम एज्यूम कर लेते हैं भाई कि पी हमारे पास क्या है, गिल्टी है, मतलब पी हमारे पास दोषी है, हम मानकर चल पड़ते हैं ये बात। अगर पी दोषी है तो वो हमारे पास क्यू को क्या बोलेगा भाई, मतलब जो वो बोल रहा है वो गलत बात बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब क्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, इनोसेंट, मतलब दोषी नहीं है, निर्दोष आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्यू क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, निर्दोष आ जाएगा। इसके हिसाब से क्यू निर्देश आ गया, निर्दोष आ गया भाई, ठीक है। क्यू कह रहा है कि आर गिल्टी है। अच्छा, जो दोषी है उसके बाद जितने भी बच गए वो सारे के सारे सच बोलते हैं। हमने एज्यूम कर लिया कि पी भी दोषी है और क्यू भी, इसका मतलब क्यू जो है बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे सच बोलेंगे। तो मेरे पास क्यू ये कह रहा है कि आर गिल्टी है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ से दो दोषी नहीं हो गए भाई। एक तो हम पी मान कर चले थे और क्यू बोल रहा है, क्यू अगर मेरे पास पी सत्य बोल रहा है, सॉरी, अगर पी गिल्टी है तो क्यू मेरे पास सत्य बोलेगा। इसका मतलब आर इज गिल्टी, मतलब आर दोषी है। बट मेरे पास दोषी क्या हो सकते हैं, एक ही हो सकता है, या तो पी हो सकता है या आर हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते। इसका मतलब मेरे पास जो पी है वो क्या नहीं हो सकता भाई, दोषी नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ गए, क्योंकि वहां कंट्राडिक्शन आ रही है हमारे पास। फिर अगर पी को दोषी है तो हमारे पास दो स्टेटमेंट आ रही है, एक तो पी दोषी है, दूसरा क्या है भाई, आर दोषी बन रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई। नेक्स्ट, अगर मैं मान लेता हूं क्यू दोषी है जी, क्यू क्या है, दोषी है जी, ठीक है। बाकी सारे क्या बोलेंगे भाई, सच बोलेंगे। पी ने बोला कि क्यू गिल्टी है, हाँ जी क्यू गिल्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। आर ने बोला कि पी इनोसेंट है, हाँ जी पी इनोसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। एस ने बोला आई एम इनोसेंट, मतलब एस इनोसेंट है, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सारे क्या बोल रहे हैं भाई, सच बोल रहे हैं। और क्यू मेरे पास क्या है, आर इज गिल्टी, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। आर क्या है, निर्दोष है, आर क्या है भाई, निर्दोष है, ठीक है। क्लियर है, तो इससे तो क्या हो रहा है भाई, ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास क्या हो रहे हैं, सारी की सारी स्टेटमेंट से ट्रू हो रही है। इसी तरीके से अगर इसका मतलब क्यू मेरे पास क्या आएगा, जो गिल्टी है वो कौन है भाई, क्यू है, मतलब ए ऑप्शन आ जाएगा। बाकियों के लिए भी आप ऐसे ही करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आर सेज पी इज इनोसेंट, पी इनोसेंट मान लेते हैं, इसका मतलब आर ये कह रहा है, आर को हम एज्यूम करें कि आर दोषी है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, पी भी क्या हो जाएगा, दोषी हो जाएगा। क्यों क्यों, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, पी इज इनोसेंट। दो दोषी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है आर भी मेरे पास क्या नहीं हो सकता भाई, जो एज्यूम करके चले थे कि आर दोषी है, वो भी वो बात सच नहीं हो सकती भाई, ठीक है। सेम इसी तरीके से एस के बारे में बोल सकते हैं कि एस ये कह रहा है कि आई एम इनोसेंट,
बट मानकर चलते हैं कि एस झूठ बोल रहा है और वो ही दोषी है, तो एस अगर दोषी हो गया, ठीक है, तो फिर से यहां से दो आ जाएंगे भाई। इसका मतलब पी और क्यू क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो पी कह रहा है कि क्यू भी गिल्टी है और क्यू कह रहा है कि आर भी गिल्टी है। इसका मतलब तो यहाँ से तो तीन दोषी आ गए, बट आना कितना चाहिए था, एक ही दोषी आना चाहिए था भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि मेरे पास से जो एस है वो भी दोषी नहीं हो सकता, तो सिर्फ दोषी कौन हुआ भाई, क्यू हुआ। तो ए ऑप्शन इसका ठीक आया भाई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर। देख देखो क्या दे रखा है भाई। जमीन पर एक बिंदु ए से एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शिखर के लिए उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बिंदु बी जो मीनार के आधार से ए की तुलना में 50 मीटर नजदीक है, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी ये बताना है। ले ओ भाई, ये मीनार खींच दी, ठीक है, 50 मीटर नजदीक है भाई बी। तो ये पॉइंट मैं बी मान लेता हूं, और थोड़ा सा आगे 50 मीटर आगे चल के मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इससे अगर यहाँ इस तरीके से मिलाएंगे इन दोनों बिंदुओं को, तो मेरे पास ये एंगल आ गए भाई। एक क्या आ गया भाई, बी के साथ वाला क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया, और ए के साथ साथ वाला क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। ये बन गया भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई आप लोगों की। यहाँ की जो मेरे पास लेंथ है वो एक्स है, ठीक है, और यहां से इसकी दूरी अगर मैं ए की दूरी निकाल लूं तो वो क्या हो जाएगी, x+50 हो जाएगी। और हाइट को अगर h मान ले तो h से हमें निकालना है, निकाल दो भाई। यहाँ से टेन थीटा मेरे पास किसके बराबर होता है, h बाई सॉरी हाइट डिवाइड बाई बेस के बराबर होता है भाई। हाइट डिवाइड बाई बेस के बराबर, यहाँ हाइट कितनी है, टेन थीटा। देखो पहले क्या है, पहले 60 के लिए कर लो भाई। टेन 60 डिग्री मेरे पास है किसके बराबर है भाई, टेन 60 डिग्री एक्स बटे सॉरी एच बटे एक्स के बराबर, एच बटे एक्स के बराबर। तो यहाँ से एच की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, टेन 60 डिग्री का मान रख दो भाई। टेन 60 डिग्री का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, √3 के बराबर होता है भाई। तो लिख दो, और उस साइड ले जाओ तो h की वैल्यू क्या आ गई भाई, √3 और x आ गई, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर टेन 30 की वैल्यू निकालें यहां से, तो वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, हाइट डिवाइड बाई बेस। हाइट मेरे पास सेम रहेगी, बेस मेरे पास बदल गया, x+50 हो गया भाई, ठीक है। यहां से वैल्यू पुट करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, h से इक्वल टू, ये मेरे पास टेन 30 डिग्री किसके बराबर आता है, 1/√3 के बराबर आता है। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, x+50 डिवाइड बाई √3 के बराबर आ जाएगा भाई ये वैल्यू, ठीक है। अब क्या कर दो भाई, दोनों को इक्वल पुट कर दो, क्यों, क्योंकि मेरे पास हाइट तो क्या है, दोनों की सेम है, तो h की जो जो वैल्यू आई है वो क्या कर दो भाई, इक्वल पुट कर दो। तो यहां से √3x आ गया, इक्वल टू क्या आ गया भाई, x+50 डिवाइड बाई √3। तो मेरे पास x की वैल्यू निकाल लो, ये जो √3 है उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 3x आ जाएगा, इक्वल टू x+50 आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू 50 आ जाएगा। और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 25 के बराबर आ जाएगी भाई, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 25, और h है क्या, √3 × 25, √3 में x है, x की वैल्यू है 25। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, 25 √3 मीटर क्या है भाई, हाइट है किसकी भाई, उस मीनार की, ठीक है। तो मेरे पास ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई, ठीक हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है किसी तरीके का, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई, ठीक हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 30 पर बात करते हैं भाई। यहाँ क्या दे रखा है, a² - b² की वैल्यू दे रखी है भाई 31, और मेरे को क्या निकालना भाई, a गुणा में b
निकालना है। ठीक है, बड़ा आसान है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला खोल लो, क्या आ जाएगा? ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, वो मेरे पास किसके बराबर है? 31 के बराबर है जी। ठीक है, 31 मेरे पास क्या है? एक अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब है अगर पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात करूं तो मेरे पास दो ही होते हैं। क्या क्या? 31 के धनात्मक पूर्णांक है, एक और 31 ही होंगे, क्योंकि वो मेरे पास एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या के मेरे पास जो धनात्मक पूर्णांक है वो दो ही होते हैं, वो खुद है और एक एक। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ a माइनस बी मेरे पास किसके बराबर होगा भाई, और a प्लस बी किसके बराबर होगा? इनमें से कोई एक पेयर तो 1 के बराबर है, दूसरा पेयर 31 के बराबर है। अगर a माइनस बी को हमने 31 ले लिया तो a प्लस बी मेरे पास 1 कैसे होगा भाई? क्योंकि दोनों क्या है? धनात्मक है। इसका मतलब है जो a माइनस बी है उसको क्या होना पड़ेगा भाई? 1 होना पड़ेगा। a माइनस बी को क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। और a प्लस बी को फिर क्या होना पड़ेगा भाई? 31 होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे टुकड़े देख लो भाई, जो मेरे पास a माइनस बी तो 1 बन रहा हो और a प्लस बी मेरे पास 31 बन रहा हो, तो वहां से a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 15, सॉरी 16 आ जाएगी, और b की वैल्यू मेरे पास 15 आ जाएगी। आप चेक कर लो भाई, दोनों को ऐड कर लो। दो मेरे पास इक्वेशन है, दो मेरे पास क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। तो क्या कर लो भाई, दोनों को ऐड कर दो, यहाँ से 2a आ जाएगा, b से b कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 31 और एक 32, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो a की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई। उसी तरीके से a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दोगे यहाँ, तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी, 15 आ जाएगी भाई। तो a आ गया, b आ गया, दोनों ही गुणा कर दो, a गुणा b तो निकालना था हमने, वो क्या आ जाएगा? 16 गुणा 15 आ जाएगा भाई। 15 छीक 90 जीरो, और 15 एकम 15 और 9 24, 240 आ जाएगा भाई। तो बी ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा? कोरेक्ट हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई? कोरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए भाई, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।